नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका BR इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको फिजिक्स का लेक्चर 2 कराने जा रहे हैं, क्लास 12। तो आप ध्यान से इसको स्टडी करें। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था पूर्व ज्ञान में विद्युत सेल, सेल का विद्युत भागबल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन, समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। तो आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपने इसे कवर कर लिया, अच्छी तरह समझ लिया, तो 3 मार्क्स आपके श्योरली कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु। क्लियर? चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। किरचॉफ लॉ फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा स्टडी पॉइंट में आज के क्लास का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने सन 1842 में जटिल परिपथ के संबंध में 2 नियम दिए। इसके संबंध में दिए, जटिल परिपथ के संबंध में 2 नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम को बेटा संधि का नियम भी बोला जाता है। संधि का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। प्रथम नियम जो है किरचॉफ का, उसको संधि का नियम और आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए, क्या होता है बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम? किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा i इजिकल टू 0। सिग्मा i इजिकल टू 0। इस नियम को लगाते समय, नियम को लगाते समय यह चिन्ह प्रपाटी ध्यान में रखना आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? यहाँ पर सभी धाराएं मिल रही हैं कि बिंदु पर, या बिंदु पर आ रही हैं या जा रही हैं, ये बिंदु है, इसको बोलेंगे हम संधि। संधि ज्वाइंट। I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो देखिए बेटा, ये विद्युत परिपथ है, इसमें बिंदु O पर संधि है। यहाँ पर I1, I2, I3 धाराएं संधि की ओर आ रही है, I4, I5, I6 धाराएं संधि की ओर से जा रही हैं। तो इस नियम को लगाते समय हमें इस चिन्ह प्रपाटी को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, धनात्मक। और संधि की ओर से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। अर्थात देखिए आप चित्र में, यहाँ पर एरो इस साइड जा रहा है, यानी कि संधि की ओर से दूर, बाहर की ओर। तो संधि की ओर से ये धाराएं जो जा रही हैं I4, I5, I6 ये ऋणात्मक होंगी, और जो आ रही है वो धनात्मक होंगी। अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 ये धनात्मक होंगी और ये ऋणात्मक होंगी। -I4 -I5 -I6 इजिकल टू 0 जो होता है हमारे नियम में। माइनस वाली धारा को उधर भेज दिया जाएगा बेटा, तो ये प्लस की हो जाएंगी। I3 इजिकल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। ये हमारा फॉर्मूला बन गया।
इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है इससे, कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि की ओर से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात I1 + I2 + I3 ये संधि की ओर आ रही है, इक्वल टू I4 I5 I6 ये संधि की ओर से जा रही है। तो इन धाराओं का योगफल कैसा है, बराबर है। इसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम करेंगे बेटा। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे बेटा वोल्टता का नियम भी कहते हैं। वोल्टता का नियम, या इसका एक और नाम है बंद पाश का नियम। पाश का नियम, इसका एक और नाम है बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम। का नियम, यहां से भी ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। किस प्रकार से, कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है। 4 विकल्प होंगे, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, अर्थात इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत भागबल के योगफल के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा I R = सिग्मा E। क्या नियम है बेटा, एक बार आप उन्हें सुने, रिपीट कर रहे हैं। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली विद्युत धारा I और उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग, देखिए यहाँ इन दोनों का गुणा हो रहा है, सिग्मा मीन्स योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। फॉर्मूला सिग्मा IR = E। इस नियम को लगाते समय यह चिन्ह प्रपाटी ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या आवश्यक है, जैसे फर्स्ट नियम में था कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली ऋणात्मक, उसी प्रकार इसका भी चिन्ह प्रपाटी है। प्लस माइनस सेल हो गया E1 प्लस माइनस सेल हो गया E2, R1 R2 के कुंजी प्रतिरोध R3, इसमें बहने वाली धारा I1, इसमें बहने वाली धारा I2, और ये दोनों यहाँ मिल जाएंगी तो ये हो जाएगा यहाँ पे आके I1 प्लस I2। इसके नाम दे देंगे A B C D E F। ध्यान दीजिए बेटा, किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग कैसे करते हैं। प्रयोग करते समय हमें किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। देखिए, इस नियम को लगाते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि संधि की धारा की दिशा में चलने पर I × R यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होता है, IR धनात्मक होता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में चलने पर I × R का मान ऋणात्मक होता है। और इसी क्रम में सेलों को भी लिया जाता है।
देखिए इसमें हमारे दो बंद पास हैं, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम बंद पास ए बी सी डी ए में, देखिए बेटा ए बी सी डी ए में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या होता है, हम ए से बी की ओर जा रहे हैं अपने इसके अकॉर्डिंग, धारा किस दिशा में आ रही है यानी उसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो आई इंटू आर निगेटिव होगा, माइनस I1 इंटू R1। धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है। अब देखिए आगे B से C पर कोई प्रतिरोध नहीं है, आगे देखिए C से D की ओर ही धारा आ रही है और हमारी भी दिशा C से D की ओर है, तो धारा कितनी है I2 प्लस की होगी, I2 इंटू प्रतिरोध कितना है R2। अब देखिए D से A पर कोई प्रतिरोध नहीं है, इजिकल टू फॉर्मूला होता है अभी आपको बताया सिग्मा IR इजिकल टू सिग्मा E। तो IR हमने लिख लिए, अब E आएगी सेल का विद्युत भाग में। तो जब धारा की विपरीत दिशा में गए तो E1 सेल आया रास्ते में, तो ये माइनस का होगा E1। फिर जब धारा की दिशा में आए C से D की ओर तो ये प्लस का होगा E2। तो इस प्रकार हमें लगाना है किरचॉफ का नियम। ये बंद पास में हो गया। अब द्वितीय बंद पास में इसका नाम C D E F C, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से एक सीरीज बन रही है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है C D E F C में। ध्यान दीजिए बेटा, आप C से D की ओर आ रहे हैं, C से D की ओर, तो धारा भी इसी दिशा में आ रही है, कितनी है I2 इंटू प्रतिरोध कितना है R2, तो ये प्लस का होगा। आगे देखिए D से E कोई प्रतिरोध नहीं है, E से F धारा कितनी है और धारा की दिशा में आ रहे हैं अर्थात प्लस, विद्युत धारा है I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध R3 इजिकल टू सेल इस पूरे परिपथ में यानी कि C D E F C में कोई सेल जुड़ा है, कौन सा E2 जो धारा की दिशा में, अर्थात ये प्लस का होगा E2। इस प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम का यूज करना है। तो दोनों नियम हो गए, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नोट कर लो। नेक्स्ट है बेटा आज का टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए होता क्या है, इसका आविष्कार किसने किया? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज या एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर समायोजित किया। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर इस प्रकार समायोजित किया कि धारामापी पर कोई विक्षेप ना हो। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। सिद्धांत क्या होता है बेटा इसका? व्हीटस्टोन सेतु बना लीजिए। A B C D
ठीक, देखिए बेटा सिद्धांत क्या होता है, समांतर त्रिभुज, ये देखिए चित्र में देखिए बेटा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो किन्हीं दो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है सिद्धांत में। तो P अपॉन Q, ये दो भुजाएं होगी, इसकी कोई सी भी दो भुजा आप ले सकते हो, संलग्न भुजाएं यानी कि पास पास वाली। तो P अपॉन Q प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा R अपॉन S। चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इसकी उत्पत्ति करेंगे, ये किस प्रकार से आएगा, ध्यान दें बेटा जब कुंजी K को दबाते हैं तो सेल या बैटरी से आई एम्पीयर की विद्युत धारा बिंदु A पर पहुंच जाती है, जो वहां दो भागों में बढ़ जाती है, I1 A से B की ओर, I2 A से B की ओर। यहाँ पर इस चित्र में A B C D चतुर्भुज है, P Q R S प्रतिरोध है, ये धारा मापी है, कुंजी K है। अब हम इसे प्रूव करेंगे, उत्पत्ति ये इस प्रकार आ है। अभी हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा था, उसी का यूज होगा इसमें। किरचॉफ के बंद पास, इसके भी दो पास है, खंड 1 और 2, बंद पास A B D A में, ध्यान दीजिए बेटा A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम भी पढ़ा था, धारा की दिशा में आएंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा। देखिए ए से बी और धारा कितनी है, विद्युत धारा I1, प्रतिरोध कितना है T, बी से डी पर कोई प्रतिरोध नहीं है, बी से ए धारा की विपरीत दिशा में जाना है, अर्थात माइनस I2 इंटू आर बराबर, इसमें कोई सेल नहीं जुड़ा है बंद पास में, तो अर्थात 0, माइनस वाला उधर भेज देंगे, प्लस इज इक्वल टू I2 R, इक्वेशन फर्स्ट। बंद पास इस वाले में B C D D, B C D D में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखिए B से C पर धारा कितनी है, ये तो धारा I1, प्रतिरोध कितना है Q, और धारा की दिशा में आ रहे हैं अर्थात प्लस, C से D धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं अर्थात माइनस, विद्युत धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है N2S इज इक्वल टू, D से B पर कोई प्रतिरोध नहीं है, अर्थात कोई सेल है, यहाँ पर सेल भी नहीं है, 0, I1 Q, माइनस वाला उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2। अब इनका भाग दे देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो I1P इक्वेशन फर्स्ट भाग देंगे I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये हमारे व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला आ गया, सिद्धांत का जो भी लिखा था हमने, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P Q R S, जहां P Q R S प्रतिरोध है, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से क्या किया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नोट कर लें। हो गया बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा मीटर सेतु। मीटर सेतु मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, जिसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक बेटा ध्यान दीजिए, ये आपको मीटर सेतु प्रदर्शित है चित्र में। मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है और इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, जो आपको चित्र में प्रदर्शित है। इसमें धातु की एल आकार की दो पत्तियां होती हैं। एल आकार की दो धातु की पत्तियां हैं जिनके मध्य 1 मीटर लंबा तार है। ए से लेकर बिंदु सी तक 1 मीटर लंबा तार है और बिंदु ए व सी के मध्य प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा गया है और बिंदु सी व डी के मध्य अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ा गया है, जिसे हमें ज्ञात करना है। बिंदु सी से एक धारामापी को जोड़कर इस तार ए बी की भिन्न भिन्न स्थितियों पर स्पर्श कराकर पाठ्यांक ज्ञात कर लिया जाता है। किसी समय माना किसी समय पर इसकी स्थिति बिंदु बी पर है तो इसकी टोटल लंबाई थी 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बिंदु ए से बी तक की लंबाई को एल मान लिया गया। तो ये बिंदु बी से सी तक की हमारी बची 100 माइनस एल सेंटीमीटर में। किसमें बेटा? सेंटीमीटर में। और इस भाग को ए से बी तक के भाग को, जो तार के दो भाग हुए, एक भाग को मान लिया Q और दूसरे को एक को P और दूसरे को Q। जब यहाँ से कुंजी K को दबाते हैं तो बैटरी या सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और तार B की भिन्न भिन्न स्थितियों पर स्पर्श कराकर इसका पाठ्यांक ज्ञात कर लिया जाता है और इसके सूत्र की सहायता से हम इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान दें बेटा, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से अभी पढ़ा था क्या होता? P/Q = R/S। क्लियर? अब यहाँ देखिए, जो P की वैल्यू है अर्थात जो P का मान है वो इस L के बराबर है, मतलब A से B तक का भाग भी है और इसको हमने L लंबाई मानी है। तो चित्र से P = L और Q की जो वैल्यू है अर्थात उसका मान जो बराबर है 100 माइनस L। ये दोनों मान यहाँ पुट कर दिए जाएंगे। तो L/100 माइनस L = R/S। क्रॉस मल्टीप्लाई L का इसमें होगा L × S = R × 100 माइनस
एल। तो एस की वैल्यू हमें चाहिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है। तो एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल। क्लियर बेटा? इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, जहां आर वैद्युत प्रतिरोध है, एल तार की लंबाई है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक क्लियर किए, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु। इसी प्रकार के टॉपिक करने के लिए जुड़े रहें बी आर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।